नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार एडुटेरिया जो है, बिहार के एडुटेरिया, इसमें बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैं लेकर आया हूँ। ये चौथा वीडियो यानी कि चौथा प्रैक्टिस सेट है। अभी तक मैंने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम विधिवत रूप से 100 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो इनको आप देखिए और इसी मतलब कि जो आपके एग्जाम में इसी आधार पर आपको प्रश्न भी पूछे जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। चलते हैं प्रैक्टिस सेट करते हैं चौथा। अब देखो इसके साथ में चच्चू करके कोचिंग है तो उसकी भी प्रैक्टिस सेट मेरे पास है, तो वो भी मैं मतलब कि बारी बारी से उनको भी डालते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चौथा देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है, चौथा है। अभी इसमें हम पूरे मॉडल यानी 15 मॉडल टेस्ट कराएंगे, मॉडल पेपर कराएंगे 15, और अभी ये चौथा चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम सभी प्रैक्टिस सेट, ये 100 क्वेश्चन होंगे। एक प्रैक्टिस सेट में कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे और आपको विधिवत रूप से उत्तर, और 200 मार्क्स के होते हैं, 2 आवर्स का पेपर होता है आपका। तो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको हर एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया? तो ये विकसित किया है भारत ने। तो ये हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है। कैसी? एक टैंक रोधी मिसाइल है और जिसको भारत ने विकसित किया। ये एक स्वदेशी है, ठीक है, भारत की स्वदेशी मिसाइल है। अगर पूछा जाए कि भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन सी है तो यह है पिनाक जो है भारत में निर्मित पहली स्वदेशी रॉकेट है। ठीक है, मिसाइल है, रॉकेट है। कौन सा? पिनाक पहला है और ये है हेलिना, तो टैंक रोधी मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग को नए नए जो सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं बीबीआर सुब्रमण्यम जो नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। और अब बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग किसकी जगह आया है? तो इसको आप याद रखिए, योजना आयोग की जगह आया है। पहले था योजना आयोग, उसकी जगह पर 2015 में 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तर्कस फोर युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो तर्कस फोर जो युद्ध अभ्यास है किन देशों के मध्य? तो ये है भारत और अमेरिका के मध्य। कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई में। तो चेन्नई में भारत और अमेरिका के साथ में तर्कस फोर युद्ध अभ्यास किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में भी, क्योंकि युद्ध अभ्यास पूछे जाते हैं। चौथा प्रश्न है कि फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई? तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई। तो आंध्र प्रदेश के द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो इसरो ने अपना पहला जो निजी रॉकेट जो है वो किस नाम से किया है? ये किया है विक्रम 5 के नाम से। विक्रम 5 के नाम से इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है। और अगर बात करें इसरो की स्थापना की, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। कर्नाटका के बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और इसरो की स्थापना हुई थी 1969, याद रखिए डेट, क्योंकि ये पूछी जाती है। और इसका इसरो ने पहला निजी रॉकेट विक्रम 5 को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विघ्नेश NR। तो विघ्नेश NR भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया? कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया अर्जुन पुरस्कार के लिए। ठीक है, 2022 में कुल 25 खिलाड़ियों का चयन किया गया। आठवां प्रश्न है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है आध्यात्मवाद से। तो प्रश्न क्या है कि पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश डी पटेल का संबंध अध्यात्मवाद से है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर है। तो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभांकर क्या है? तो यह है आशा। आशा जो है इसका शुभांकर है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 कहाँ हुए थे। इसका शुभांकर आशा है, लेकिन ये हुए कहाँ थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और आशा क्या है? तो आशा एक चीता है। ठीक है, आशा एक क्या है? चीता। नेक्स्ट है कि पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो पुस्तक का नाम है तुम पहले क्यों नहीं आए। तो तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो आपको बताना है तुम पहले क्यों नहीं आए। तो ये है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक है तुम पहले क्यों नहीं आए। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया? तो नई संसद भवन का डिजाइन जो है किस कंपनी ने, यहाँ कंपनी का नाम पूछा है। ठीक है, तो विशेष कर इसको ध्यान रखिए कि जो नई संसद का डिजाइन है किस कंपनी ने किया। तो एचसीपी एंड प्लानिंग कंपनी। तो एचसीपी जो है एचसीपी प्रोजेक्ट या एचसीपी कंपनी है, इसने क्या किया है? इस क्या नाम प्रोजेक्ट है? एचसीपी प्रोजेक्ट ने नई संसद का डिजाइन किया है। ठीक है, और अगर पूछता है कि इसका निर्माण किस के द्वारा किया गया, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नई संसद का निर्माण किसने किया? तो टाटा प्रोजेक्ट के तहत किया गया। और लेकिन डिजाइन किसने किया? तो एचसीपी प्रोजेक्ट ने डिजाइन किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब रखा गया? तो सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब रखा गया? तो 2025। तो 2025 में सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर जो है वो उसका लक्ष्य रखा गया। और साथ साथ में अगर हम 2030 की बात करें तो 2030 में तो 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का, देखिए यानी कि सर्विस सेक्टर में अगर बात करें, सर्विस सेक्टर में 1 ट्रिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 रखा गया। लेकिन यहाँ बात कराए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का 2025। नेक्स्ट प्रश्न है कि सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो सियोल शांति पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है किसको? तो टिम बर्लिन ली को। तो टिम बर्लिन ली को सियोल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और टीम बर्नली का संबंध किससे है? तो इन्होंने www वर्ल्ड वाइड वेब, जब हम लोग लिखते हैं ना वेबसाइट का नाम www डॉट करके जो वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो ये www की खोज की थी टिम बर्नली ने ही www की खोज की थी। वर्ल्ड वाइड वेब इसका नाम होता है, फुल फॉर्म होता है www की वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वेब। लेकिन अगर बात करें कि 2018 में किसको पुरस्कार ये मिला था, तो मिला था नरेंद्र मोदी को। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें 2022 में, तो टिम बर्निन ली को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ? तो श्रीनगर में किया जा रहा है। तो श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, तो ये कहाँ है? तो जुआरी नदी पे होगा। तो जुआरी ब्रिज जो है, जुआरी नदी कहाँ है? तो गोवा में। जुआरी ब्रिज कहाँ है? तो गोवा में। ठीक है, और यह एशिया का दूसरा सबसे लंबा केबल वाला 8 लेन का पुल है। तो इसको भी आप याद रखिए कि एशिया का दूसरा सबसे लंबा ये केबल वाला जो 8 लेन का जुआरी ब्रिज है। ठीक है, और ये गोवा में स्थित है। और इस पुल की लंबाई की अगर बात करें तो 640 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस आईआईटी ने वेटर्न Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये किस आईआईटी ने जीता? तो ये मद्रास ने। तो आईआईटी मद्रास ने वेटर्न Q5 री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है, आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने का समझौता किया? तो एच ए एल हेल। तो ठीक है, तो HAL के साथ ये किया है।
नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया। तो हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किसने किया? नागालैंड ने किया। और इसका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो इसके उद्घाटनकर्ता थे जगदीप धनखड़। अब आप लोगों को बताना है कि जगदीप धनखड़ वर्तमान में क्या है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जगदीप धनखड़ जो है क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो जनवरी 2023 में कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? देखो उस समय दो लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। एक हुआ था सुखोई 30 और एक हुआ था मिराज 2000। तो इसके ए और बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 की दुर्घटना 28 जनवरी सन 2023 को मध्य प्रदेश के मुरैना में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ हुई थी? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुई थी सुखोई और मिराज 2000 की। कब हुई थी? जनवरी 2023 में। ठीक है, 28 जनवरी 2023 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता? तो ये जीता है विक्टर एक्सेल एक्सेल सेन। तो विक्टर एक्सेल सेन ने मलेशियाई ओपन 2023 का बैडमिंटन का खिताब जीता। नेक्स्ट देखते हैं कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर जीता था? तो महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। और इस दक्षिण अफ्रीका और ये T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका ने किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने आयोजन किया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया महिला T20 में। अगर बात करें 2024 में, तो 2024 में महिला T20 होगा कहाँ? तो बांग्लादेश में। इसको भी आप लोग याद रखिए कि 2024 में, क्योंकि T20 हर 2 साल बाद होता है। तो 2022 में हो गया, 24 में कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में। तो 2022 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ, 2024 में महिला वर्ल्ड कप जो है वो महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 है कि मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है मीन सू चोई ने मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता। ठीक है, और इनका संबंध किस किस देश से है? तो ये है दक्षिण कोरिया की है। मीन सू चोई मिस अर्थ 2022 है और ये दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध है। तो हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा, इसका संबंध किससे? तो इन्फ्लुएंजा से इसका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? तो ऑस्कर के लिए 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। कितने? 3 फिल्मों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो माउंट मेरापी जो है ये ज्वालामुखी था इंडोनेशिया से, इसका संबंध है इंडोनेशिया में ये फटा था, तो इसीलिए ये चर्चा में था। माउंट मेरापी कहाँ? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बाब अल मंडेब जलसंधि किससे जोड़ती है? तो बाब अल मंडेब जलसंधि किससे जोड़ती है? तो ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री श्रेणी भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है कि मोर और पूर्णा किसकी सहायक नदियां हैं? तो मोर और पूर्णा जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ताप्ती की मोर और पूर्णा ताप्ती की ये सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा जो कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? क्योंकि चूंकि कोर इंडस्ट्री कितनी 8 प्रकार की होती है, तो इनमें से कौन उदाहरण है? तो ये सभी जो है कोर इंडस्ट्री का ही उदाहरण है, चाहे कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, कच्चा तेल, सीमेंट, इस्पात, तो ये सब क्या है? ये सब कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। तो कोर इंडस्ट्री।
नेक्स्ट है कि बोडो, बोडो जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये गारो पहाड़ियों में। तो गारो पहाड़ियों में, जो कि असम, मेघालय और मिजोरम में पाई जाती है। असम, मेघालय और मिजोरम में, जो कि बोडो जनजाति का क्या है? निवास स्थान है। बोडो जनजाति का निवास गारो पहाड़ियाँ। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? असम, मेघालय और मिजोरम में। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लिया भारत का, तो यह कुंजिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 455, लंबाई भी याद रखिए, 455 मीटर लंबाई है, 455 मीटर। और ये कुंजिकल है कहाँ पे? तो कुंजिकल है कर्नाटक में। कुंजिकल कहाँ है? तो कर्नाटक में। अब कर्नाटक में है तो किस नदी पे है? तो कुंजिकल कुंजिकल किस नदी पे है? तो ये है क्या नाम है? कर्नाटक की बराही नदी। कर्नाटक की बराही नदी पर है कुंजिकल। ठीक है, तो बराही नदी याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस द्वीप पर उद्गम ज्वालामुखी से हुआ? तो भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है वो ज्वालामुखी से हुआ? ये पूछ रहा है कि ज्वालामुखी से हुआ है, कौन सा ऐसा द्वीप है जिसका उद्गम जो है वो ज्वालामुखी से हुआ है? तो वो है आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 में से ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो, तो ये बैरन द्वीप। तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा सी, बैरन द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं कि किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? कौन सा है भारतीय द्वीप जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती? कौन सा राज्य है? तो ये है कौन सा? तो मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है, जो कि बांग्लादेश से नहीं लगती। बाद बाकी मिजोरम की, त्रिपुरा की, मेघालय की, तो इन तीनों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इनमें से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी संविधान में उसका वर्णन नहीं किया गया? तो ये मानवाधिकार आयोग। अब अगर पूछ दे मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1993। तो मानवाधिकार की स्थापना जो है 1993 में, 93 के अधिनियम से की गई थी मानवाधिकार आयोग की। जबकि राज्य का उच्च न्यायालय, सॉरी, राज्य का वित्त आयोग, फिर लोकसभा का सचिवालय और वित्त आयोग, तो इन सब की चर्चा जो है संवैधानिक निकाय है ये। लेकिन मानवाधिकार आयोग क्या है? ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि एक ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय या संवैधानिक, संवैधानिक भी बोल सकते, संवैधानिक बोल सकते, वैधानिक मतलब विधि बना के। ठीक है, सांविधिक भी इसको बोल सकते हैं, संविधिक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश की संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति। अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 281 के तहत, जबकि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की स्थापना है। अनुच्छेद 81 का ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 81 का प्रावधान है कि तो वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 281 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष जाना आवश्यक है। तो ये है क्या? तो संसद के समक्ष 1 माह के अंदर है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, 1 माह के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकारों को कृषि आय कर जो है वो कौन नियत करता है? तो भारत का संविधान। तो भारत का संविधान जो है, जो कि 7वीं सूची में ये प्रावधान किया गया है कि 7वीं सूची में, राज्य सूची में प्रविष्ट 46 के तहत, अब राज्य सूची में 46 तो प्रविष्ट 46 के तहत क्या है? तो कृषि आय का कर का उल्लेख किया गया है। तो यह भारत के संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य के तहत वितरित या विस्तारित किया जाता है? तो ये किसके? तो अनुच्छेद 270 में यह प्रावधान है। फिर से देख लेते हैं एक बार कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के में करों को
करों को केंद्र द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य विस्तारित किया जाता है। तो यह है अनुच्छेद 270 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो ये किया था 1988 में। अगर बात करें कि सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था, तो गठन हुआ था इसका 1983 में। लेकिन अगर बात करेंगे इसने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो 88 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अगर गठन की बात करें तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। अगर पूरी डेट है तो 9 जून 1983 को इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो निम्न में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ पे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय की बात कर रहा है, तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करता है। तो ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये क्या है, तो ये अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। कहाँ? तो उच्च न्यायालय में कार्यकारी जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 224 के तहत 224 यानी 224 के एक में यह प्रावधान है कि कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति जो कि उच्च न्यायालय में होती है, उच्च न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, उच्च न्यायालय में की जाती है क्या? कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो कोयला जो है, कोयला नवीकरणीय स्रोत नहीं है। ठीक है, क्या है? तो पवन है और सूर्य की किरणें हैं यानी कि सोलर है और बायोमास है। तो ये तीनों क्या है? नवीकरणीय, लेकिन कोयला जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको रटा होना चाहिए 21 जून को। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और यहाँ पे दे रखा है 14 जून। तो 14 जून को क्या होता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। अगर बात करें 21 मार्च की, तो 21 मार्च में होता है विश्व वानिकी दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। और बात करें 22 मार्च, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस। एक बार फिर से देख लेते हैं। 21 मार्च को क्या होता है? तो 21 मार्च को होता है विश्व वानिकी दिवस। 21 जून को होता है क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 14 जून को क्या होता है? 14 जून को मैंने आपको बताया विश्व रक्तदाता दिवस। और 22 मार्च को होता है क्या है? तो विश्व जल दिवस। नेक्स्ट है कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी 2014 में। 2014 में जो है प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की, और प्रथम खेल का आयोजन मुंबई में किया गया। तो मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? मुंबई। ठीक है, मुंबई से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से वायुमंडल जिसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो किसकी सघनता से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का संबंध है लॉन टेनिस से संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में है कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक एक का कार्य कौन करता है? तो भारत में शेयर बाजारों के बारे में कौन करता है? तो सेबी। ठीक है, सेबी इसका क्या है? वो करता है नियंत्रक। और अगर सेबी की स्थापना पूछा जाए तो 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। अगर सेबी का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज, एस से सिक्योरिटी, ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड और आई से इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और सेबी का कार्य क्या? शेयर बाजार के लिए यह मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि सीबीएफसी का पूर्ण नेम क्या है? तो सीबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीबीएफसी का पूर्ण रूप है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट। बी आंसर इसका सही है। सी से सेंट्रल, बी से ब्यूरो, और ऑफ फिल्म, एफ से फिल्म, सी से सर्टिफिकेट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी
उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का पूरा मॉडल अपनाने का PURA पूरा मॉडल अपनाने का जो है वो वकालत की थी। ये की थी APJ अब्दुल कलाम। पूरा का अर्थ क्या होता है? पूरा है कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज टू टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये पूरा फुल फॉर्म क्या है कि प्रोविजन ऑफ अर्बन, पी से प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेनिटीज ऑफ रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये लाए थे कौन? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट देखते हैं कि देश और उसकी राजधानी के संबंध में कौन सा गलत है। कौन सा गलत है बताना है देश और राजधानी के संबंध में। तो सबसे पहला है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की राजधानी तो ये क्या है? तो कराकस सही है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस सही है। रोमानिया का बुखारेस्ट तो सही है, बुखारेस्ट रोमानिया की। बारबाडोसा की ब्रिज टाउन सही है, बारबाडोसा की ब्रिज टाउन। लेकिन गेवन की बंजुल गलत है। गेवन की लिब्रे बिले होती है। ठीक है, रिब्ले बिले। कभी कोई पूछा जाता है फिनलैंड की राजधानी के, तो हेलेंसिकी, फिनलैंड की हेलेंसिकी। इसी प्रकार से स्वीडन की स्टॉकहोम और नॉर्वे की ओस्लो। तो ये सब राजधानियां जो है आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे देश जो है इनके बारे में आप लोग विशेषकर अफ्रीकन कंट्री और उसके बाद में कुछ यूरोपियन कंट्री जैसे स्वीडन हो गया, जैसे आपका क्या नाम फिनलैंड हो गया, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव कौन सा महोत्सव? तो मोत्सु महोत्सव मनाया गया। तो ये नागालैंड में। तो नागालैंड में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। और नागालैंड का एक और प्रसिद्ध है कौन सा? तो हॉर्नबिल महोत्सव भी नागालैंड में मनाया जाता है। और उसके साथ में ये क्या है? तो मोत्सु महोत्सव भी जो नागालैंड में मनाया जाता है। सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय हुआ? तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था किसके तहत? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ठीक है, और इसी को राजेंद्र प्रथम को ही गंगे कोड चोलपुरम इसका वो उपाधि दी थी। ठीक है, गंगे कोड चोल। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? यह था कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने क्या किया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एलोरा के पर्वतों को कटवाकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है? तो वैदिक साहित्य कौन सा नहीं है? तो पुराण जो है वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। अब वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता क्या क्या है? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है वेद आता है, आपका ब्राह्मण आता है, उपनिषद आता है, आरण्यक आता है। तो ये चार चीजें जो कि वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। और वैदिक साहित्य इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो वेद, उपनिषद और आरण्यक और साथ साथ में ब्राह्मण भी वैदिक साहित्य में आता है, लेकिन पुराण जो है ये वैदिक साहित्य में नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभिभाष्य सूत्र की रचना किसने की थी? तो महाभिभाष्य सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी वसुमित्र ने। तो महाभिभाष्य सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। और ये जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसकी भी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ये भी याद रखना, चौथी बौद्ध संगति कहाँ? तो कश्मीर में हुई थी। उसकी अध्यक्षता भी वसुमित्र ने ही की थी, जबकि अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया था, उसका गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था कर्ण द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के समय जो पेंशन विभाग है उसको क्या कहा जाता था? तो ये था
इस्तिहाक, दीवाने इस्तिहाक कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि दीवाने मुक्त खराज क्या था, तो ये था वित्त विभाग था। दीवाने मुक्त खराज वित्त विभाग था। और दीवाने बंदगान, तो दिमागे बंदगान जो था ये था एक दास विभाग था। और जबकि दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था बलबन के शासनकाल में। नेक्स्ट है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, ये था अलाउद्दीन हसन शाह। अलाउद्दीन हसन शाह जो कि बहमनी साम्राज्य का जो था वो संस्थापक था। इसी को हसन गंगू भी कहते थे। अगर बात करें बहमनी साम्राज्य की स्थापना तो 1347 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कालक्रम सही सही है, तो इनमें से कौन सा कालक्रम जो है सही है, तो ये बताना है। तो इसमें से सबसे पहले रामानुजाचार्य, उसके बाद में रामानंद, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य स्वामी। तो चैतन्य स्वामी सबसे लास्ट में, सबसे पहले रामानुजाचार्य, फिर रामानंद, फिर गुरु नानक, फिर चैतन्य स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कौन सा कथन जो कि जहांगीर के बारे में सत्य है। तो पहला क्या है, तो मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। कौन, तो मंसूर क्या करता था, जानवर और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, सही है। दूसरा है कि अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है। अबुल हसन कैसा था, एक छवि चित्रकार। तीसरा है कि गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। कौन, तो गोवर्धन जो था वो शांत साधु संत के चित्र बनाने में निपुण था। जबकि मंसूर जो था वो जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। जबकि अबुल हसन एक छवि चित्रकार था इसके, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है, सही हो जाता है 1 2 3। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये था लॉर्ड हार्डिंग जो था, जो कि इसने क्या किया था, नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी के समय में सन 1845-46 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ये भी आप याद रखिए कि लॉर्ड हार्डिंग के समय ही क्या, तो 1845-46 में एक प्रथम आंग्ल सिख भी युद्ध भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ, तो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था वर्ष 1907 में। जबकि अगर मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और 1907 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। प्रथम अधिवेशन 1907 में हुआ और स्थापना हुई थी और कब, तो 1906 में। और 1908 में जो है वो दूसरा हुआ था कहाँ, तो अमृतसर में। पहला अधिवेशन हुआ था कहाँ, तो देखो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश में 1906 में हुई थी। इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन कराची 1907 में हुआ था। और अगर बात करें दूसरा अधिवेशन यानी कि 1908 में, जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये भी तीनों फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, किसने दिया का मतलब है किसने लिखा, सॉरी दिया नहीं, किसने लिखा था यहाँ है। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था, तो ये हसरत मोहानी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था, ठीक है। जबकि भगत सिंह ने ये नारा दिया था, ठीक है। भगत सिंह ने केवल नारा दिया था लेकिन लिखा था हसरत मोहानी ने। क्वेश्चन पूछा है, लिखने की बात कर रहा है, तो लिखा था तो हसरत मोहानी ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। सहजानंद सरस्वती के ने की थी इसकी स्थापना। और इनके साथ में सचिव जो थे इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती थे। और महासचिव की बात करें तो एन जी रंगा इसके महासचिव थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इनमें से कौन सा भारतीय नेता था जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि NM2 KG-2, तो ये
निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो ये हो गया आपका सार्वभौमिक, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो ये बल और त्वरण की, बल और त्वरण इसका सही आंसर है। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो यह है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो गुरुत्व के कारण कोई भी उसे प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कि किन परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो किन परिस्थितियों में कार्य जो है नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? तो ये था कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो क्या बोला है, क्वेश्चन था कि निम्न परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया जाता है? कब किया जाता है? कि जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो वेग और समय के बीच। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तुलनात्मक रूप से ऊष्मा का कुचालक को दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा है जो कि ऊष्मा के कुचालक को दर्शाता है? यानी कि ऊष्मा का कुचालक इसमें से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये पीबी और एच जी, यानी कि लेड, पीबी है का लेड शीशा और एच जी का है पारा। तो लेड शीशा और पावर क्या है? ये दोनों ऊष्मा के कुचालकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक कथन यानी पहला सही है। क्या कि समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकेंड होती है। तो समुद्री जल में क्या होती है? तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1531 होती है। जबकि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 346 नहीं 343 होती है। तो इसलिए ये गलत हो गया। तो 343 होती है हवा में, जबकि जल में समुद्र की चाल होती है कितने? तो ध्वनि की चाल होती है 1531। नेक्स्ट है कि रेत और चीनी का मिश्रण का एक उदाहरण है। तो रेत और चीनी जो है मिश्रण का किसका उदाहरण है? तो ये है एक विजायती मिश्रण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं कितने? तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होता है 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 10⁻23 अणु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विलय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलय और विलायक का समांग मिश्रण को बोलते हैं विलयन। ठीक है, विलय और विलायक का समांग मिश्रण को विलयन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा बताया जाता है? तो 2n स्क्वायर में। तो किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? 2n स्क्वायर में। नेक्स्ट है कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं? तो प्रोटियम की बात करें तो प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटियम का हाइड्रोजन का सबसे स्थिर समस्थानिक माना जाता है और इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यहाँ दाब के बोल दिया, तो अगर दाब दे दे तो बॉयल के नियम बोल हो जाएगा, अगर ताप दे दे तो चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ये दोनों ट्रिक आप लोग याद रखिए कि अगर स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। ठीक है,
तो इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, बॉयल के नियमानुसार। तो बॉयल के नियमानुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये हो जाएगा बॉयल का नियम। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कॉपर विलयन है और जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल क्या करते हैं कि नीले को लाल, तो इसी प्रकार से इसको याद रखें, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन एक अम्ल बन जाता है। ठीक है, अम्लीय पदार्थ है, तो अम्लीय है तो क्या करेगा अम्ल, कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 होगा, 79 80 प्रश्न नंबर 80। ठीक है, क्या है कि रसायन वैज्ञानिक जॉन डॉवेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व का अवलोकन किया। या रसायन विज्ञान जॉन क्या नाम है कि जॉन डॉवेराइनर। ठीक है, डॉवेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में किसको सबसे पहले किस तत्व को किया, तो ये किया पीटी को किया था। ठीक है, पीटी क्या, तो प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में क्या खोजा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग होता है। तो कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, तो ये है सेक्रोमाइसिस जो है, जो कि डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला एक क्या है, तो कवक है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो ये होता है रोसेला से। तो क्या बोला, प्रयोगशाला में जो प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर है वो किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो यह रोसेला से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो कौन से ऊतक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, तो पेरेनकाइमा जो होता है ऊतक, इसका तो अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। इसको भी आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, तो ये कंगारू जो है अत्यल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। और ये ऑस्ट्रेलिया का क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का वहाँ का राष्ट्रीय पशु है का कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। तो क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु है जिसकी छोटी आंत सबसे छोटी होती है, तो यह है शेर में जो है छोटी आंत सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है। तो निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से, सैनिक यानी कि रक्षा करते हैं, तो क्या है, तो ये भी हमारे शरीर का रक्षा कौन करता है, तो WBC क्या है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है, तो WBC है, जो कि हमारे यानी कि मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक माने जाती हैं, और इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, मिलाना है। ठीक है, तो यूकेलिप्टस के संबंध क्या हो जाएगा, तो यूकेलिप्टस क्या है, तो आवृत्त बीजी। ठीक है, तो आवृत्त बीजी यूकेलिप्टस भी है। साइरकस क्या है, तो साइकस है अनावृत्त बीजी, साइकस हो जाएगा अनावृत्त बीजी। फर्न की बात करें तो फर्न किससे संबंधित है, तो फर्न है टेरिडोफाइट फर्न हो गया, टेरिडोफाइट। और क्लेमिडोमोनास क्या है, तो एक शैवाल है। फिर से देख लीजिए, यूकेलिप्टस तो आवृत्त बीजी, यूकेलिप्टस आवृत्त बीजी, साइकस अनावृत्त बीजी, फर्न टेरिडोफाइट और क्लेमिडोमोनास एक शैवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। कोई परिपक्व जो शुक्राणु है उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है कि वृषण में जो होता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन
होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा रोग कवक के द्वारा नहीं होता? तो पेचिश जो है ये कवक के द्वारा नहीं होता है। नेक्स्ट है कि आवृत्त बीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो आवृत्त बीजी के जो प्रजनन अंग है ये कहाँ होता है? तो ये होता है फूलों में, पौधों के फूलों में विकसित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानकों पर आधारित होती है, नहीं आधार पर की जाती है? तो खुशहाली रिपोर्ट कितने? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने आधार पर? तो इसके होते हैं 6 आधार होते हैं। ठीक है, 6 आधार होते हैं। तो 6 आधार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रति व्यक्ति जीडीपी, यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है, फिर है सामाजिक सहयोग, फिर है कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, फिर है कि जीवन विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता, एक होता है उदारता और भ्रष्टाचार का बोध। तो ये 6 प्रकार के आधार होते हैं जिसके अंतर्गत विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की जाती है, मानक मान के। और इसको जारी कौन करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट। अब 6 कौन कौन से, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है प्रति व्यक्ति जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी। ठीक है, व्यक्ति की जीडीपी क्या है तो वो देखा जाता है, तो प्रति व्यक्ति जीडीपी हो गया पहला। दूसरा क्या है? सामाजिक सहयोग, जो व्यक्ति ये मानव है वो कितना सहयोग दे रहा है, तो सामाजिक सहयोग, समाज में कितना सहयोग है, सामाजिक सहयोग उस देश का क्या है, तो क्या क्या है, सामाजिक सहयोग दूसरा हो गया। तीसरा क्या है कि स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, तो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा क्या है उसकी, तो वहाँ उसको देखा जाता है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा क्या है, वो तीसरा। चौथा होता है कि जीवन विकल्प के चयन की स्वतंत्रता, तो जीवन के विकल्प के चयन की स्वतंत्रता क्या है उसको देखा जाता है। उसके बाद कितना लिबरल यानी कि उदारता देखी जाती है, उदारता। और उसके बाद में भ्रष्टाचार का बोध भी इसमें देखा जाता है। तो ये 6 प्रकार के खुशहाली मानक हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम के संबंध में पंचवर्षीय योजना है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है। तो अनाज काम के बदले अनाज का जो है ये पंचवर्षीय योजना का के समय का ये नारा था, क्योंकि इसी में गरीबी हटाओ, यानी कि गरीबी पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान भी दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये पंचवर्षीय योजना के तहत ही योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरुआत की गई। और 20 सूत्री कार्यक्रम किसने शुरुआत किए थे? तो इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री, कितना? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जारी किया था 1975 में। नेक्स्ट है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने के वक्र को क्या कहते हैं? तो ये आय की क्या वितरण की में है, तो आय की वितरण में व्याप्त विषमता, तो ये है क्या? तो लॉरेंस वक्र, लॉरेंस वक्र। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो इनमें से कौन सी समिति हथकरघा के विकास से है? तो यह है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा क्या है, हथकरघा के विकास से है। जबकि महाजन समिति अगर देखेंगे तो महाजन समिति हम लोगों ने पढ़ा था चीन उद्योग से संबंधित महाजन समिति। और भंडारी समिति बहुत बार पूछी जा चुकी है, पूछे जाने की प्रवृत्ति रहती है। भंडारी समिति का संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से है। जबकि सरकारिया समिति का संबंध केंद्र और राज्य से है। तो ये तीनों चारों मैंने आपको बता दिया है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि मीरा सेठ तो हम लोग देख चुके हथकरघा के लिए, महाजन चूनी उद्योग के लिए, भंडारी जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, और सरकारिया जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय औद्योगिक पुनर्विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1985 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 में की गई थी। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मैथ के हैं, हम मैथ को भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। और कुछ दिन के बाद हम जो है मैथ के भी 2-1 क्लासें लेकर आएंगे, उनसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम इसको अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में बता दे रहे हैं। 96 है श्रेणी 5, 20 इससे 80 और 5120 में कितने पद हैं? तो इसमें कितने पद हैं? तो इसमें कुल मिला के 6 पद होंगे, 6 पद। ठीक है, कुल 6 पद आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
कि बिना रुके एक आदमी किसी निश्चित दूरी को की 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की औसत चाल से तय करता है, औसत चाल से तय करता है, और ये रुक कर उसी दूरी की 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। ज्ञात करो कि वह प्रति घंटे कितने मिनट मतलब रुकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा 20 मिनट प्रति घंटा। ठीक है, 20 मिनट प्रति घंटा। नेक्स्ट का उत्तर बता देते हैं कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए तो कितने प्रतिशत पास हुए हैं। तो ये इसका भी आंसर आपको 50% आंसर आ जाएगा। आप दोनों से चाहें तो इसको ग्राफ बना के अब वो वेन डायग्राम से भी आप कह सकते हैं कि ये मान लो 25 हो गया, और ये मान लो कितना होगा 15 और 20 25 और आ जाएगा आपका अंग्रेजी में 25 हो गया, और इधर हो गया आपका 35, और बीच में मान लो 10 है तो इधर दोनों डिवाइड करके आप यहाँ से निकाल सकते हो वेन डायग्राम से भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आदमी दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह इसमें पानी मिलाता है और 25% लाभ कमाता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये हो जाएगा 20%। इसका आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है और दोनों साथ मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। फिर ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये करेगा 30 दिन में। 30 दिन में बी अकेला काम करेगा, क्योंकि कुल काम कितना हो जाएगा 2 + 3 और गुणे कितना 18 दिन, 18 और 5 8 5 90 और बी कितना कर रहा था अकेले, तो 90/3, तो 90/3 आ जाएगा, यानी कि 30 दिन आ गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 की, और इसी अनुसार हम और चच्चू जो है उसकी भी हम चच्चू कोचिंग है उसकी प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं। इसके साथ में ही हम आपको एक दिन एडुटेरिया और एक दिन आपको चच्चू का कराएंगे। तो कल रहेगा चच्चू का पहला सेट, क्योंकि हम 4 सेट एडुटेरिया के करा चुके हैं, तो इसीलिए चच्चू का कल हम पहला सेट शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो आपको कमेंट बॉक्स में सजेशन दें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ें इससे। और आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी क्लासें आपको इस चैनल पर मिलेंगी आपको विधिवत रूप से। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।